नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक बहुचर्चित, पूरी दुनिया में इस समय जिसकी चर्चा है, आर्टेमिस सेकंड मिशन के बारे में। नासा का एक मिशन जिसके द्वारा इतिहास रचा गया है और लगभग 54 ईयर्स के बाद, यानी 54 साल के बाद चंद्रमा की कक्षा में इंसान को वापस से भेजने की तैयारी की गई है। बल्कि इंसान को भेज दिया गया है और कुछ ही दिन बाकी है जब इंसान दोबारा से चंद्रमा की कक्षा में परिक्रमा करेगा, चंद्रमा का अध्ययन करेगा और एक विशेष उद्देश्य के प्रति, जो नासा का उद्देश्य है, अमेरिका का उद्देश्य है, उसके प्रति अपना समर्पण भाव दिखाएगा। दोस्तों, ये जो रिकॉर्ड सबसे पहले बनाया था वो नासा ने ही बनाया था। नासा ने ही चंद्रमा की कक्षा में सबसे पहले इंसान को भेजा, चंद्रमा की सतह पर इंसान को उतारा। लेकिन उस समय का दौर अलग था। ये 70 के दशक में जब ये बातें हुई तो उस समय यूएसएसआर यानी सोवियत संघ, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में स्पेस रेस चल रही थी और एक दूसरे को अपना वर्चस्व दिखाना था, अपनी बढ़त दिखानी थी, डोमिनेंस दिखाना था कि हम स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे हैं। लेकिन आज की चर्चा करें, हम आज के समय की बात करें तो ऐसी कोई स्पेस रेस ना तो रूस के साथ अमेरिका की मौजूद है, ना चाइना के साथ है। वर्तमान में तो यहाँ सवाल ये उठता है कि अमेरिका ने 54 साल बाद इतना भारी भरकम पैसा खर्च करके इंसान को वापस से क्यों भेजा है। तो आज के सेशन में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको जानकारी मिलेंगी। आज के सेशन में हम अंतरिक्ष के क्षेत्र में बहुत एक अच्छा अवलोकन करने वाले हैं। जो नासा के द्वारा उपलब्धि हासिल की गई हैं उन पर भी बात करेंगे और इंसान को भेजने का उद्देश्य क्या है इसके बारे में पूरा तकनीकी विश्लेषण करेंगे। देखिए, यहाँ पर खबर क्या है, आप देखिए, इसको पूरा डिटेल में समझते हैं। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखिए, इस समय खबर क्या है, नासा लॉन्चेज आर्टेमिस सेकंड मिशन ऑन अराउंड द मून, यानी चंद्रमा के चारों ओर नासा ने आर्टेमिस मिशन सेकंड जो है वो भेज दिया है। ये एक प्रकार का ऑर्बिटल मिशन है। ऑर्बिटल मिशन का मतलब यहाँ पर यह है कि चंद्रमा चंद्रमा की कक्षा में, यानी चंद्रमा के चारों ओर ये जो मिशन है या फिर हम कहें जो स्पेस क्राफ्ट है वो परिक्रमा करेगा। इस स्पेस क्राफ्ट के अंदर जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो बैठे रहेंगे और वहीं से स्टडी की जाएगी। यानी कोई भी अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला नहीं है, मतलब उतारा नहीं जाएगा। तो क्या चंद्रमा की सतह पर कोई अंतरिक्ष यात्री पहले नहीं गया है? तो ये भी आप जान लें कि नासा के द्वारा पहले अंतरिक्ष यात्रियों को खूब भेजा गया है और नासा ने ही ये रिकॉर्ड बनाया था। लेकिन अब लगभग 54 साल बाद, 54 ईयर्स के बाद में नासा ने वापसी की है और फिर से इंसान को यहाँ पर ऑर्बिटल मिशन के तहत भेजा गया है। और ये मिशन अगर सफल होता है तो इंसान को भी उतारने की तैयारी नासा कर रहा है। तो यहाँ पर आप जितनी भी न्यूज हैं उन सबको आप देख सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये आपको इस समय चर्चा सिर्फ और सिर्फ आर्टेमिस मिशन की है। ईरान इजराइल युद्ध जो है उसके बीच में ये टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट जो है वो सामने आया है। ये 4 अंतरिक्ष यात्री जो है, आप एस्ट्रोनॉट जो हैं वो आप देख रहे हैं, जो इस समय इस मिशन के साथ में गए हैं। इन सभी का परिचय आपको बताएंगे। सबसे पहले देखिए, आर्टेमिस मिशन जो है, ये कह सकते हैं कि आर्टेमिस जो मिशन है ये आर्टेमिस सेकंड है। आर्टेमिस मिशन चंद्रमा की खोज के लिए या फिर मैं कहूं चंद्रमा के अध्ययन के लिए अमेरिका के द्वारा, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा शुरू किया गया है। आर्टेमिस फर्स्ट पहले भेजा गया था, वो मानव रहित मिशन था। आर्टेमिस सेकंड में मानव को भेजा गया है। आप कह सकते हैं कि आर्टेमिस मिशन के अंतर्गत आर्टेमिस 2 जो है पहला मानव युक्त मिशन है, क्रूड मिशन है, जिसमें 4 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा गया है। कहां से रॉकेट को लॉन्च किया गया? केनेडी स्पेस सेंटर है फ्लोरिडा में, अमेरिका का, वहां से इसे लॉन्च किया गया। और इसमें जो रॉकेट काम में लिया गया है वो एसएलएस रॉकेट है। इस रॉकेट की भी आपको पूरी डिटेल बताएंगे। कब लॉन्च किया गया ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहां पर अगर आप अमेरिका के समय के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये 1 अप्रैल 2026 को शाम को 6:30 बजे, लगभग 6:35 पर इसे लॉन्च किया गया सफलतापूर्वक। और अगर भारत के समय के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 2 अप्रैल 2026 को सुबह 4:05 पर यह मिशन लॉन्च हुआ है। यानी हमारे यहाँ का जो समय है उसके अकॉर्डिंग आज यानी 2 अप्रैल को सुबह 4:05 पर इस मिशन को फ्लोरिडा
के केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। और इसमें जो 4 अंतरिक्ष यात्री हैं वो एक रॉकेट जो है उसके द्वारा जो स्पेस क्राफ्ट ले जाया गया है, उस स्पेस क्राफ्ट के अंदर ये यात्री मौजूद हैं और अभी इनकी उड़ान जो है वो जारी है। लगभग 10 दिन का ये मिशन है। 10 दिन में क्या क्या चीजें होने वाली हैं उस पर भी हम आगे यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखिए, यहाँ अगर आप देखें कि ये बहुत ही सेंसिटिव मिशन है क्योंकि इंसान इसमें है, एस्ट्रोनॉट इसमें बैठे हुए हैं। अगर जरा सी भी कंट्रोलिंग सिस्टम में या किसी भी प्रकार की कमांडिंग सिस्टम में प्रॉब्लम आती है तो हो सकता है कि पृथ्वी पर जो कमांड कंट्रोल सेंटर है और जो स्पेस क्राफ्ट है उससे अगर कहीं वार्तालाप में या सिग्नल इंफॉर्मेशन सेंडिंग में कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर बड़ी समस्या हो सकती है। मिशन को भेजने से पहले ऐसी कई समस्याएं भी आई हैं। लॉन्च अबॉर्ट सिस्टम जो था उसमें दिक्कत आई, लेकिन उसको सही समय पर कर लिया गया दूर। फिर उसके बाद कम्युनिकेशन इश्यू, एक तरफा संपर्क, टॉयलेट खराब। देखिए, यहाँ जो स्पेस क्राफ्ट भेजा गया उसके टॉयलेट में भी कोई मिस्टेक, तकनीकी खराबी आई थी, लेकिन इसके साथ में जो टेक्निकल कह सकते हैं एक कोच की तरह काम कर रही हैं एस्ट्रोनॉट जिनका नाम है क्रिस्टीना कोच, उनके द्वारा इसे सही किया गया। और ये चारों अंतरिक्ष यात्री अपने आप में स्पेशलिस्ट हैं। इन सभी को अलग अलग ट्रेनिंग दी गई है, सभी की अलग अलग अपनी अपनी विशेषताएं हैं। इनके बारे में आप समझिए कि ये क्या क्या है। पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखिए, यहाँ पर एक व्यक्ति है रीड वाइजमैन। रीड वाइजमैन जो है वो ये है, और रीड वाइजमैन जो है वो यूएस नेवी के टेस्ट पायलट रह चुके हैं। 50 साल की इनकी उम्र है और यही इस पूरे मिशन को यहाँ पर कंट्रोल कर रहे हैं। इस पूरे मिशन में जो है वो इसको कंट्रोल कर रहे हैं। और ये व्यक्ति सोचिए आप कि जमीन पर जब रहता है तो ऊंचाई से डरता है, लेकिन आज ये इतनी ऊंचाई पर उड़ान भर रहा है। क्रिस्टीना कोच जो है वो इंजीनियर और फिजिसिस्ट है और ये जो है मिशन की स्पेशलिस्ट के तौर पर इनको भेजा गया है। ये टेक्निकल जो मिस्टेक अभी हुई थी उसमें इन्हीं के द्वारा इसको सही किया गया। जेरेमी हैंसन जो है ये पूर्व फाइटर पायलट जेरेमी हैंसन है, ये भी मिशन स्पेशलिस्ट के तौर पर भेजे गए हैं। और यहाँ पर एक व्यक्ति है जिनका नाम है ग्लोवर। ग्लोवर इनको जो है यहाँ पर एक पहले अश्वेत व्यक्ति हैं सबसे पहली बात तो, और ये मिशन के पायलट के तौर पर इनको चुना गया है। देखिए, यहाँ पर कई सारे रिकॉर्ड भी बने हैं। रिकॉर्ड क्या है आपको बता दें कि जो ये व्यक्ति हैं ग्लोवर, ये चंद्रमा पर जाने वाले या चंद्र मिशन पर जाने वाले अमेरिका की तरफ से पहले अश्वेत व्यक्ति हैं। दूसरी बात, ये पहली महिला है। ये महिला है जो चंद्र मिशन के लिए चुनी गई हैं, तो इनका भी एक रिकॉर्ड है, इनका भी रिकॉर्ड है। विद्यार्थी इसको याद कर लें भाई। और ये कनाडाई व्यक्ति हैं, कनाडा के हैं। तो गैर अमेरिकी अगर कोई व्यक्ति भेजा गया है वो भी ये पहले हैं। तो 3 यहाँ पर आप पर्सनली जो रिकॉर्ड क्रिएट किए गए हैं वो ये 3 आप देख सकते हैं इनके द्वारा। इसमें जो रॉकेट जिसकी सहायता ली गई है, देखिए जिन साथियों को नहीं पता मैं उनको बता दूं कि रॉकेट वो व्हीकल है जो स्पेस क्राफ्ट को लेकर अपने गंतव्य स्थान तक लेकर जाता है। रॉकेट एक प्रकार का व्हीकल होता है, जैसे आप गाड़ी में जाते हैं, गाड़ी आपको छोड़कर आती है, वैसे ही रॉकेट क्या है, एक व्हीकल है जो हाई स्पीड के साथ में अंतरिक्ष में चल सकता है। और ये स्पेस क्राफ्ट है जिसके अंतर्गत वो फैसिलिटी सारी क्रिएट की जाती है जिसमें अंतरिक्ष यात्री आराम से अपना समय बिता सकते हैं और रह सकते हैं अंतरिक्ष में, क्योंकि अंतरिक्ष में वैक्यूम की स्थिति है, निर्वात की स्थिति है, वहां पर हवा पानी कुछ भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सारी फैसिलिटी, लाइफ सपोर्ट सिस्टम पूरा इसी में डेवलप किया जाता है। तो और इस जो स्पेस क्राफ्ट की हम बात कर रहे हैं, इसको लेकर कौन जाता है, रॉकेट लेकर जाता है। और अपने गंतव्य स्थान पर वहां पर पहुंचने के बाद रॉकेट जो है वो हवा में या अंतरिक्ष में नष्ट हो जाता है। इसके पार्ट्स जो हैं अलग अलग हो जाते हैं और वो स्पेस डेब्री यानी अंतरिक्ष कचरे के रूप में फिर अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं। ये जो रॉकेट है ये दुनिया का इस समय सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। लगभग 27,000 किलो वजन उठा सकता है, यानी 27 टन वजन उठाने की इसकी क्षमता है। जबकि हम बात करें हमारा जो जीएसएलवी है, उस जीएसएलवी की हाई अर्थ ऑर्बिट में 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर अगर उससे हम कोई मिशन भेज रहे हैं तो उसकी हाईएस्ट कैपेसिटी है 4 टन। एलईओ लो अर्थ ऑर्बिट में 8 से 10 टन के आसपास है। तो आप सोचिए ये 27 टन की कैपेसिटी वाला रॉकेट है। और इस रॉकेट में 2 मॉड्यूल हैं। एक देखिए यहाँ पर ये स्पेस क्राफ्ट लगा है। स्पेस क्राफ्ट में एक क्रू मॉड्यूल है जिसमें एस्ट्रोनॉट रहते हैं, एक सर्विस मॉड्यूल है जहां पर इन जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनके लिए जो फैसिलिटी है, हवा पानी बिजली, वो सारी सुविधाएं यहाँ पर जनरेट होती हैं। और यहाँ इनको ले जाने के लिए फ्यूल और ऑक्सीडाइजर के लिए इसमें जो रॉकेट के अंदर जो इंजन लगे होते हैं, मोटर लगी होती हैं, अगर उनको देखें तो पहली स्टेज जो है इसमें
यहाँ पर सॉलिड और लिक्विड स्टेज वाले जो फ्यूल हैं वो दोनों ही इसमें होते हैं। यानी इसमें कह सकते हैं कि रॉकेट की जो अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए जो सॉलिड और लिक्विड स्टेज है वो ये होती है, और दूसरी स्टेज जो है इसमें यान को पृथ्वी की कक्षा से निकालकर चांद की तरफ भेजने की व्यवस्था होती है। तो इस तरीके से ये जो रॉकेट है काम करता है। अब देखो, यहां अगर आप इन चारों अंतरिक्ष यात्रियों की बात करें जिनका मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया, इनको जिस रॉकेट से भेजा गया है उसका नाम तो हो गया एसएलएस, और जो स्पेस क्राफ्ट है उसका नाम है ओरियन स्पेस क्राफ्ट जो है वो इसको लेकर गया है। और 1972 के बाद, अब ये 1972 की कहानी क्या है ये आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। आप इतना अभी समझ लें कि अमेरिका के द्वारा या अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा चंद्र मिशन जिसमें मानव को भेजा गया, क्रू मिशन जो है वो लास्ट जो भेजा गया था वो 1972 में था, अपोलो 17 के नाम से था। अपोलो मिशन की शुरुआत की थी, जैसे ये आर्टेमिस मिशन है वैसे ही 70 के दशक में अमेरिका द्वारा अपोलो मिशन की शुरुआत की गई थी, और उससे बहुत सारा इतिहास जो है इससे इनके द्वारा रचा गया था। उस इतिहास के बारे में भी यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। अब देखो यहाँ अगली तैयारी क्या है वो समझिए। अगर ये मिशन, क्योंकि ये चंद्रमा की सतह पर उतारने वाला नहीं है, ये चंद्रमा के चारों ओर ऑर्बिटल जो है उसमें परिक्रमा करेगा, लेकिन ये सफल रहता है तो फिर आगे जो है आर्टेमिस 3 को भेजा जाएगा और फिर आर्टेमिस 4 को भेजा जाएगा। आर्टेमिस 4 जो है उसकी सहायता से यहाँ पर इंसान को उतारने की तैयारी है। इंसान को यहाँ उतारने की तैयारी जो है अमेरिका के द्वारा की जा रही है। ये आप फ्लोरिडा कैनेडी जो सेंटर है उसका आप देख सकते हैं यहाँ से किस तरीके से उड़ान भराई गई है, और ये कुछ इमेजेस हैं जो बताती हैं कि किस तरीके से तैयारी की गई है। अब देखो यहाँ पर कुछ चीजें मैं आपको डिटेल में हम देखें यहाँ पर कि जैसे ही उड़ान भरी गई, उड़ान भरने के बाद में अंतरिक्ष यात्री जो स्पेस क्राफ्ट में बैठे थे तो उन्होंने कुछ चीजें जो अपनी अनुभव की, उन्होंने अपनी फीलिंग जो है वो शेयर की। यानी वो लगातार कम्युनिकेशन में थे, तो जो इन्होंने शेयर की उनमें बहुत सारी बातें इन्होंने बोली हैं नासा के लिए, नासा को बहुत सारे मैसेज छोड़े हैं, लेकिन उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो चर्चा में है वो ये है कि इनसे पूछा गया कि भाई आप अर्थ जो है वो किस तरीके की दिख रही है, या फिर इन्होंने खुद से ये चीज शेयर की। तो यहां पर देखिए जो क्रिस्टीना कोच यानी जो लेडी गई हैं एस्ट्रोनॉट, उन्होंने कहा फिनोमिनल यानी अद्भुत, पृथ्वी जो है यहां से अद्भुत दिखती है। जबकि जो रीड वाइजमैन है उनके द्वारा कहा गया स्पेक्टिकुलर यानी ये भी एक तरीके का शब्द यानी शानदार, यहां से जो चीजें हैं वो शानदार दिखाई देती हैं। अब अगले मिशन की हम बात करें या फिर हम इस पर चर्चा करें कि अगर ये मिशन सफल रहता है या फिर हम ये कहें कि नासा का उद्देश्य क्या है, तो वो समझिए। नासा का उद्देश्य इस मिशन को भेजने के लिए लगभग 34,000 करोड़ रुपए एक आर्टेमिस मिशन पर खर्च कर रहा है अमेरिका, और टोटल अभी तक इस मिशन के जितना भी खर्चा आया है वो लगभग कहा जा रहा है कि 7.7 लाख करोड़ रुपए के आसपास का खर्चा इसमें होगा। अब सोचिए इतनी भारी भरकम जो राशि है उसको अमेरिका क्यों खर्च कर रहा है। अमेरिका चंद्रमा पर लाइफ सपोर्ट सिस्टम की जानकारी चाहता है। अमेरिका चाहता है कि वहां अगर इंसान को भेजा जाए तो इंसान कैसे सरवाइव कर पाएगा, क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी की जो स्थितियां हैं वो बहुत अलग हैं। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में कम होता है। हमारे यहाँ पर जैसे कि हम एक्सीलरेशन की बात करते हैं, गुरुत्वीय त्वरण तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, जबकि चंद्रमा का 2.43 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो चंद्रमा पर एटमॉस्फेयर की कमी है, यानी एटमॉस्फेयर है ही नहीं, जबकि पृथ्वी पर एटमॉस्फेयर है, इंसान जीवित है। लेकिन चंद्रमा पर यह स्थिति नहीं है, तो वहां किस तरीके से इंसान को जीवित रखा जा सकता है, इसकी जो स्टडी है वो अमेरिका करना चाहता है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि अमेरिका चाहता है कि चंद्रमा पर सबसे पहले अपने इंसानों को भेजकर वहां जो भी बहुमूल्य जो खनन प्रक्रिया है या खनिज हैं उन सभी पर अधिकार जताया जाए। हालांकि यहाँ पर जो नासा के द्वारा कहा जाता है, अमेरिका के द्वारा कहा जाता है कि हम मानवता के लिए ये सारा जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मानवता की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, और वहां पर हम ये देखना चाहते हैं कि इंसान जीवित रह पाता है या नहीं रह पाता है। लेकिन उसके जो पीछे के मकसद हैं वो कई बार उजागर हुए हैं, और ये ऑब्वियस सी बात है कि वो इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो उनका वहां पर हित होगा ही, जिसको वो साधने की तैयारी कर रहे हैं। तो लगभग 10 दिन का ये मिशन है, और 10 दिन में ये जो
अंतरिक्ष यात्री हैं, अपने क्रू के दौरान अपना जो इनका क्रू है वो 10 दिन में लगभग 11 लाख किलोमीटर की दूरी को कवर करेगा। यानी आने जाने में इनको लगभग 11 लाख किलोमीटर जो है डिस्टेंस को कवर करना है। और यहां पर सबसे यादगार पल जो होने वाला है वो ये है दोस्तों कि चंद्रमा की जो पोल्स हैं, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। नॉर्थ पोल पर हमेशा उजाला बना रहता है, उजाला बना रहता है, जबकि साउथ पोल जो है वो अंधेरे में रहता है। तो ये जो मिशन है, इस मिशन में अंतरिक्ष यात्रियों को ये विशेष तौर पर ट्रेनिंग दी गई है कि जब चंद्रमा के दूसरे छोर की ओर हमारा ये मिशन गुजरेगा, यानी यहां से ये जो मिशन है आर्टेमिस सेकंड जब गुजरेगा, तो उस समय चंद्रमा के दूसरे छोर की जो पिक्चर्स हैं, उनकी जो स्टडी है, वो इन अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा की जाएगी। अब देखिए, यहां अगर आप 10 दिन का लेखा जोखा देखें, तो पहले दिन जैसे कि लॉन्चिंग हो चुकी है, अभी दूसरे दिन कैप्सूल के लाइफ सपोर्ट सिस्टम की जांच और मैनुअली चलाने का अभ्यास किया जाएगा। यानी पहले दिन जहां से लॉन्चिंग हुई है, उससे 10वें दिन तक क्या क्या कब कब होने वाला है, इस पर आप नजर डाल सकते हैं। ट्रांस लूनर इंजेक्शन 1 से पृथ्वी की कक्षा छोड़कर यान चांद के रास्ते पर। यानी अभी तो आप ये समझिए कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है जो मिशन आर्टेमिस सेकंड है, और फिर वो इस पृथ्वी की कक्षा को छोड़कर फिर चंद्रमा की कक्षा के आसपास पहुंचेगा, इस ओर निकलेगा। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि 1 2 3 इस तरीके से जो डे दिखाए जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग काम होगा। चौथे दिन अंतरिक्ष यात्री अपने भारी सूट उतारकर साधारण कपड़े पहनेंगे। 5वें दिन में ओरियन कैप्सूल का चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में प्रवेश होगा, और 6वें दिन चांद के 6400 किलोमीटर दूर से पिछले हिस्से का चक्कर लगाकर पृथ्वी की ओर मुड़ना। 7वां दिन जो है वो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल कर स्लिंग शॉट से पृथ्वी की ओर वापसी शुरू होगी। यानी 7वें दिन ये मान के चलिए कि ये लगभग परिक्रमाएं करते हुए, चंद्रमा की परिक्रमाएं करते हुए 7वें दिन वापसी करेंगे, और वापसी जो होगी बहुत ज्यादा हाई स्पीड से होने वाली है। लगभग 40,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये जो आपका स्पेस क्राफ्ट है, कैप्सूल है, वो वापस लौटेगा। और उन समय प्रशांत महासागर में इनको जो पैरासूट है उनकी सहायता से गिराया जाएगा, और पैरासूट की सहायता से जब इनको गिराया जाएगा प्रशांत महासागर में, वहां से सुरक्षित अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो वापसी होने जा रही है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिस पर अमेरिका की पूरी नजरें रहेंगी। यहां पर देखिए आप कि अभी तक चंद्रमा की हम बात करें, सॉरी, हम अमेरिका की बात करें, नासा की, तो नासा के द्वारा चंद्रमा पर लगभग 24 लोग जो हैं वो चंद्रमा के पास या चंद्रमा की सतह पर अभी तक भेजे गए हैं। 1962 से 1972 के बीच में अपोलो मिशन जो है, जब वो भेजा गया, तो लगभग 17 मिशन ऐसे भेजे गए जो चंद्रमा के लिए थे, जो क्रू मिशन थे और बिना क्रू मिशन थे। टोटल 17 मिशन थे। इनमें से 11 मिशन जो है वो अंतरिक्ष यात्रियों वाले थे। अब उनमें से कितने सफल रहे, ये एक आप पिक्चर देख रहे हैं, ये एक ऐतिहासिक पिक्चर है। ये एक अंतरिक्ष यात्री हैं जिनका नाम है बज एल्ड्रिन। अब देखो, आप में से ज्यादातर लोग जो है नील आर्मस्ट्रांग जो है उनका नाम तो सभी जानते हैं, लेकिन बज एल्ड्रिन जो है उसके नाम को नहीं जानते हैं। क्योंकि जो अंतरिक्ष यात्री 3 गए थे, उन 3 यात्रियों में नील आर्मस्ट्रांग वो व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा की सतह पर पहला कदम रखा था, और दूसरा व्यक्ति जो था वो बज एल्ड्रिन थे। लेकिन एल्ड्रिन जो है वो ज्यादातर इतिहास में या लोगों की जुबान पर नहीं आते हैं, क्योंकि पहला व्यक्ति ही यहाँ पर चर्चा में आता है। अब उस मिशन के बारे में आपको बताते हैं। देखिए, एक्चुअल में हुआ ये कि 1957 में सबसे पहले यूएसएसआर जो है उसने अपना एक पहला सैटेलाइट कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में भेज दिया, जिसका नाम था स्पुतनिक फर्स्ट। और ये अमेरिका के लिए बड़ी असहनीय सी बात थी कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में, स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सबसे पहला कदम जो है यूएसएसआर ने रखा। और नासा का उस समय तक गठन नहीं हुआ था। 1958 में नासा का गठन किया गया, और नासा को यह जिम्मेदारी दी गई कि आप अपना सैटेलाइट जो है जल्दी से बनाइए, और यूएसएसआर ने जो सैटेलाइट भेजा है उसके बाद दूसरा सैटेलाइट अमेरिका का होना चाहिए। लेकिन उसमें भी यहां दोबारा से बाजी मारी गई यूएसएसआर के द्वारा, और एक और सैटेलाइट कुछ ही समय बाद भेज दिया गया, स्पुतनिक सेकंड। फिर अमेरिका ने भेजा एक्सप्लोरर फर्स्ट, यानी तीसरा जो सैटेलाइट है दुनिया का वो अमेरिका से था। तो कहने का मतलब दूसरा देश जो है वो अमेरिका, पहला देश बना यूएसएसआर। लेकिन ये
अमेरिका के लिए थोड़ी सी बेइज्जती वाली बात थी। लेकिन ये बेइज्जती यहां पर रुकी नहीं, ये यूएसएसआर ने लगातार 10 साल तक की। कैसे की? यूएसएसआर के द्वारा 1961 में ही फिर वापस से अंतरिक्ष यात्री को भेजने की जो कीर्तिमान है वो स्थापित किया गया और यूरी गगारिन जो है उनको अंतरिक्ष में भेज दिया। दुनिया का पहला अंतरिक्ष यात्री कहां से गया? ये सोवियत संघ रूस से गया और ये अमेरिका के लिए और ज्यादा शर्मिंदगी वाली बात थी। लेकिन अमेरिका ने यहीं से ऐलान किया, अमेरिका के राष्ट्रपति ने ऐलान किया कि 1970 आते आते हम अंतरिक्ष छोड़िए, चंद्रमा की सतह पर इंसान को उतार देंगे और इसके कारण अपोलो मिशन की शुरुआत की गई और फिर ये अमेरिका ने करके भी दिखाया। देखिए, अमेरिका ने अपोलो मिशन शुरू किया। अपोलो मिशन के जो शुरुआती मिशन थे वो तैयारी के लिए थे। अपोलो 8 पहला मिशन है, इतिहास का पहला मिशन जिसने इंसानों को चंद्रमा तक पहुंचाया, यानी एक प्रकार का ऑर्बिटल मिशन था। चंद्रमा की कक्षा में परिक्रमा की गई और ये भेजा गया 1968 में, 1968 में। इसमें 3 अंतरिक्ष यात्री 1968 में चंद्रमा की जो कक्षा है, ऑर्बिट है, उसमें परिक्रमा करने में सफल रहे। उसके बाद अपोलो 10 गया, उसमें भी अंतरिक्ष यात्रियों ने परिक्रमा की। उसके बाद अपोलो 10 के बाद इतिहास रचा जाता है अपोलो 11 के द्वारा। अपोलो 11 जो कि जुलाई 1969 में नासा के द्वारा भेजा गया एक मिशन था। इसमें 3 अंतरिक्ष यात्री भेजे गए और तीनों अंतरिक्ष यात्री जो हैं उन्होंने यहाँ पर ये इनकी जो प्लानिंग ये थी कि उनमें से 2 अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग और बज़ एल्ड्रिन जो हैं वो चंद्रमा की सतह पर कदम रखेंगे और इन्होंने चंद्रमा की सतह पर बाकायदा कदम रखा। चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले, घूमने वाले पहले व्यक्ति जो हैं वो नासा के द्वारा भेजे गए और यहां जाकर आप कह सकते हैं कि यूएसएसआर से आगे नासा निकला था। अपोलो 11 के बाद अपोलो आप देख सकते हैं 12, फिर 13 इससे पहले था, 14, 15, 16 और फिर लास्ट में कहानी रुकती है जाकर 17 पर। अपोलो 17 ये मानव मिशन था जिसके द्वारा चांद पर कदम रखने वाला जो अंतिम व्यक्ति थे वो भी नासा के द्वारा भेजे गए थे। आप कह सकते हैं कि पहली बार अपोलो 11 के द्वारा चंद्रमा की सतह पर जो अंतरिक्ष यात्री हैं उन्होंने कदम रखा, लेकिन उसके बाद अमेरिका रुका नहीं। अमेरिका ने लगातार अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की सतह पर उतारा और इस तरीके से इकलौता देश है दुनिया का अमेरिका जिसने चंद्रमा पर लोगों को भेजा है, चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए भेजा है। और उस समय अमेरिका के पास में जो रॉकेट हुआ करता था उसका नाम था सैटर्न 5। ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट था। और एक और चीज, उस समय अमेरिका ने जो टेक्निक अपनाई थी उसमें कमांड मॉड्यूल, सर्विस मॉड्यूल और लूनर मॉड्यूल तीनों को अलग अलग बनाया था। ये भी इसकी सफलता का एक राज था और स्टेप बाय स्टेप अप्रोच लगाई गई, यानी अपोलो 7, अपोलो 8, अपोलो 9, 10, 11 एक एक करके इन्होंने सारी चीजों को, जैसे कि पहले पृथ्वी की कक्षा, फिर चंद्रमा की कक्षा, फिर डॉकिंग का टेस्ट किया, फिर अपोलो 10 जो है उसमें रिहर्सल किया गया और फिर अपोलो 11 जो है उसमें लैंडिंग कराने में सफल रहे। एक पूरे प्रोसेस के तहत अमेरिका ने यूएसएसआर को पीछे छोड़ा और चंद्रमा की सतह पर अपने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने में सफल रहा। अपोलो मिशन जो है जब ये भेजा गया और अंतरिक्ष यात्री जो है चंद्रमा की सतह पर उतरे तो इन्होंने कहा कि चंद्रमा की जो मिट्टी है उसमें एक विशेष प्रकार की बारूद जैसी गंध आती है, यानी बारूद के जलने जैसी गंध आती है। दूसरी बात, इन्होंने एक और चीज यहां पर इंपॉर्टेंट है वो समझिए कि 1969 की बात हो रही है, 1968, 1972 इस ये समय की बात हो रही है। 1968 से 1972 के बीच की अगर बात करें तो उस समय कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बिल्कुल भी मान के चलिए नाम मात्र की थी। उस समय के जो कंप्यूटर थे उनकी जो स्पीड थी, जो कैलकुलेशन करने की जो स्पीड थी वो बहुत कम थी। आज हम बहुत ज्यादा सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर के क्षेत्र में पहुंच चुके हैं, लेकिन उस समय उन कंप्यूटर्स की सहायता से इस मिशन को सफल बनाना नासा की एक बड़ी उपलब्धि थी। और यहाँ अंतरिक्ष यात्रियों का क्वारंटाइन, ये तो देखिए सारे जो अंतरिक्ष यात्री जो भी जाते हैं अंतरिक्ष में वहां रहते समय, क्योंकि वहां माइक्रोग्रेविटी की स्थिति है, तो माइक्रोग्रेविटी, अंतरिक्ष में माइक्रोग्रेविटी की स्थिति होती है तो उनके शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं। उन शारीरिक जो बदलाव हैं, मेंटली जो उनकी बहुत सारी चीजें जो है प्रेशराइज होती हैं, तो उसको वापस से नॉर्मल सिचुएशन में लाने के लिए उनको कम से कम 10 से 15 दिन तक अलग रखा जाता है, क्वारंटाइन किया जाता है, ताकि वो सेम सिचुएशन में आ जाएं और फिर अपने रूटीन वर्क में आ जाएं। तो ये सब चीजें उस समय की गई थी। लागत की बात करें हम, कुल प्रोग्राम की लागत उस समय की बात करें तो $25.8 बिलियन के आसपास इन्होंने खर्च किए थे।
अमेरिका ने। आज अगर हम बात करें तो $300 बिलियन के आसपास का खर्चा इसमें अमेरिका करने जा रहा है, या फिर उसकी कीमत जो है आज इतनी है। और अभी जो मैं कह रहा हूं आर्टेमिस मिशन सेकंड की, तो इसकी जो लगभग लागत है वो 34,000 करोड़ के आसपास है। और ऐसे बहुत सारे मिशन हैं जो आर्टेमिस मिशन के अंतर्गत आते हैं। तो अमेरिका इतना भारी भरकम खर्चा जो है वो कर रहा है किस लिए? मानवता की भलाई तो इसमें है ही, लेकिन अपना खुद का भी एक इसमें हित है, स्वार्थ है, आप कह सकते हैं। स्वार्थ तो नहीं कह सकते, इन्वेस्टमेंट है एक तरीके से। जिसके पास में टेक्नोलॉजी है वो अंतरिक्ष में या फिर चंद्रमा पर या मंगल पर जा रहा है, तो भाई उसकी उस हम कह सकते हैं औकात है, उसके पास में तकनीक है, तो वो जा सकता है और वो खर्चा कर रहे हैं। तो वहां पर उनका हक भी बनता है कि वो सबसे पहले जो खनन है उस प्रक्रिया को देखें, लाइफ सपोर्ट सिस्टम को सबसे पहले वो जानेंगे। लेकिन इससे कहीं न कहीं रास्ता खुलेगा मानवता के लिए। तो ये था दोस्तों आज का हमारा तकनीकी विश्लेषण। एक बार फिर से आपसे मिलेंगे एक और अच्छे टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत।